तो आज हम देखेंगे डिजीज रिलेटेड टू ग्लोमेरुलर या फिर हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलर डिजीज के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है नेफ्रॉन्स के बारे में कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ बाउल शेप ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये जो बीच का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है इसे हम कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, और इसके आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स स्टार्ट होते हैं। तो ग्लोमेरुलर डिजीज यानी कि हम कह सकते हैं जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें किसी पैथोलॉजी होने की वजह से डिजीज फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है। तो ग्लोमेरुलस का काम, जैसे कि हमें पता है कि ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्ट्रेशन का। यहाँ से जो एफरेंट आर्टिक्यूल्स आते हैं और यहाँ तक इफरेंट आर्टिक्यूल्स चले जाते हैं। तो एफरेंट आर्टिक्यूल्स जो आते हैं वो क्या लेके आते हैं, ब्लड लेके आते हैं। और ये जगह पे ग्लोमेरुलस के साइड पे यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेसिव वाटर, ये सब चीज क्या करते हैं, जो बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू बाहर की तरफ लेके जाया जाता है और वो यूरिन के थ्रू या फिर किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। तो ग्लोमेरुलस का मेन काम क्या होता है, तो फिल्ट्रेशन, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम ग्लोमेरुलस का होता है। तो अगर ग्लोमेरुलस अपना ये काम ठीक से नहीं कर पाता, क्या करता है ग्लोमेरुलस, अगर अपना काम ये ठीक से नहीं कर पाता तो उस पैथोलॉजी को हम ग्लोमेरुलर डिजीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्ट्रेशन का। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है तो हम कहेंगे पैथोलॉजी रिलेटेड टू ग्लोमेरुलस। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोमेरुलस डिजीज में वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से ही हमें आइटिस से पता चलता है कि इन्फ्लामेशन, यानी कि ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन्स में जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसका इन्फ्लामेशन होना और उसके वजह से कोई पैथोलॉजी डेवलप होना, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये सबसे पहले डिजीज है जो कि इन्वॉल्व करता है रीनल ग्लोमेरुली को, यानी कि किडनी के जो ग्लोमेरुलस है उसको प्राइमरीली अफेक्ट करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। क्या होता है, प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या होता है, तो प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है इसका साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो ग्लोमेरुलस ही होता है। मतलब ग्लोमेरुलस में ही किसी तरह का इन्फेक्शन होना, किसी तरह का प्रॉब्लम होना, तो उसका इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो ग्लोमेरुलस ही है। तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। लेकिन अगर जिसका इन्फेक्टिव साइट या फिर क्या बोलते हैं डिजीज का साइट जो है वो कोई और है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन या हेरिडेटरी कॉज है, लेकिन उसके वजह से उसको इफेक्ट जो है वो किडनी पे पड़ रहा है, नेफ्रॉन्स पे पड़ रहा है और हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सबसे पहला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस इन द किडनी। तो ये सबसे पहला अफेक्ट करता है ग्लोमेरुलस को। इसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एक होता है सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में जो साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कि जो डिजीज होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो ग्लोमेरुलस पे ही होता है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी क्या होता है कि सिस्टमिक कॉज होगा या हेरिडेटरी कॉज होगा जिसका इफेक्ट अगर किडनी पे पड़ता है तो उसका इंक्लूजन करेंगे सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखने मिलता है, क्लिनिकली अगर हम देखेंगे तो हमें पेशेंट में क्या देखने मिलेगा, तो सबसे पहला चीज हमें देखने मिलेगा वो है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, दूसरा हीमैचूरिया, तीसरा हाइपरटेंशन और चौथा डिस्टर्ब एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो
यूरिन जो होता है, जो हमारा यूरिन होता है, उसके अंदर हमें प्रोटीन्स जो है वो नहीं होते हैं, उसके अंदर ब्लड नहीं होता है, उसके अंदर शुगर बहुत कम अमाउंट में या फिर ना के बराबर होता है, और मोस्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही एक्सक्रीट किया जाता है। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, तो प्रोटीन का अमाउंट बढ़ने लगता है यूरिन में। क्या होता है, प्रोटीन का अमाउंट जो होता है वो बढ़ने लगता है, और यूरिन में हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, हिमैचूरिया देखने मिलता है, यानी कि यूरिन में आरबीसी या फिर ब्लड कास्ट या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट देखने को मिलता है। तीसरा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने मिलता है, क्या, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। और चौथा चीज, डिस्टर्ब एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो उसका काम है एक्सक्रीशन करने का वो ठीक से नहीं कर पाता, तो डिस्टर्ब एक्सक्रीटरी फंक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बेसिक क्या क्या देखने मिलता है, तो सबसे पहले प्रोटीन यूरिया, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन, मोस्टली एल्बुमिन देखने मिलता है। बॉडी में कभी भी प्रोटीन्स जो होते हैं उसका साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है, साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो कभी भी ये फिल्टर नहीं हो पाता ग्लोमेरुलस से। लेकिन किसी भी तरह का पैथोलॉजी होने की वजह से, इन्फ्लामेशन होने की वजह से प्रोटीन्स क्या होता है वो इजीली पास आउट हो जाते हैं, और यूरिन में हमें प्रोटीन्स का अमाउंट देखने को मिलता है। दूसरा है हिमैचूरिया, कि यूरिन में कोई भी तरह का आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन दिखना। तीसरा है हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और चौथा है डिस्टर्ब एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ठीक तरीके से एक्सक्रीट नहीं किया जाएगा बॉडी के बाहर। तो ये सब चीज हमें देखने को मिलते हैं। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सबसे पहला कि ये रीनल ग्लोमेरुला में इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन देखने मिलता है। इसके दो टाइप से, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखने मिलेगा प्रोटीन यूरिया, हिमैचूरिया, हाइपरटेंशन और डिस्टर्ब एक्सक्रीटरी फंक्शन। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किया जाता है रीनल बायोप्सी से, यानी कि किडनी के कुछ पार्ट को निकाला जाता है और उसको अंडर लाइट इलेक्ट्रॉन इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। तो ये एक टाइप का माइक्रोस्कोप है जो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर इमेज दिखाता है हमें ग्लोमेरुलस का। तो ग्लोमेरुलस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इमेज जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कि नहीं। उसके सेल्स के ऊपर से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है कि नहीं। और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है रीनल बायोप्सी। तो रीनल बायोप्सी करने से हमें कंफर्मेटरी पता चलेगा पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या नहीं है। इसके बाद ग्लोमेरुलर डिजीज में 6 सिंड्रोम हमें देखने मिलते हैं। सबसे पहला है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीसरा एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, असिम्प्टोमेटिक हिमैचूरिया और असिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया। तो ये 6 सिंड्रोम हमें देखने मिलेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज में। ग्लोमेरुलर के डिजीज में ये 6 चीज हमें देखने मिलेंगे। एक तो सबसे पहला है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीसरा है एक्यूट रीनल फेलियर, चौथा क्रॉनिक रीनल फेलियर, पांचवा असिम्प्टोमेटिक हिमैचूरिया और 6th है असिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया। तो एक एक करके हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो एक्यूट यानी कि सडन ऑनसेट। क्या होता है एक्यूट यानी कि सडन ऑनसेट, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम यानी कि स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुला। क्या होता है, स्वेलिंग होता है और इन्फ्लामेशन होता है ग्लोमेरुला में, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में बेसिक क्या क्या चीज देखने मिलेगा, तो हमें देखने मिलता है प्रोटीन यूरिया, लेकिन माइल्ड अमाउंट में होता है। दूसरा हिमैचूरिया देखने मिलता है, हाइपरटेंशन, एडिमा
ओलिगोयूरिया फॉलोइंग एन इन्फेक्टिव इलनेस। अगर इन्फेक्टिव इलनेस होगा या फिर इन्फेक्टिव इटियोलॉजी होगा फ्रॉम लास्ट 10 to 20 डेज, तो उसके वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा ग्लोमेरुला में। उसके साथ साथ ये सब कंडीशंस देखने मिलेंगे, प्रोटीनयूरिया, हिमैचूरिया, हाइपरटेंशन, एडिमा, ओलिगोयूरिया, और इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो एक एक करके देखेंगे। माइल्ड प्रोटीनयूरिया में हमें क्या देखने मिलेगा, तो यूरिन में देखने मिलेगा कि लॉस ऑफ लेस देन 3 grams पर 24 आवर्स प्रोटीन, मतलब प्रोटीन लॉस तो होता है लेकिन 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है, लेस देन 3 ग्राम्स होता है, तो उसे हम कहेंगे माइल्ड फॉर्म कहेंगे। तो लेस देन 3 ग्राम 24 आवर्स में अगर प्रोटीन लॉस होता है तो हम उसे कहते हैं माइल्ड प्रोटीन यूरिया। माइल्ड प्रोटीन यूरिया हमें एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम में देखने मिलता है। हिमैचूरिया, यूरिन में आरबीसी, कास्ट सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन देखने मिलेंगे, तो हम उसे कहेंगे हिमैचूरिया। स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन की वजह से बॉडी में हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन देखने मिलेगा। एडिमा देखने मिलेगा ड्यू टू सॉल्ट या फिर हम कह सकते हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से हमें एडिमा देखने मिलेगा। और ओलिगोयूरिया देखने मिलेगा, यानी यूरिन आउटपुट जो होगा वो लेस देन 400 ml पर डे के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। तो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से ओलिगोयूरिया देखने मिलेगा। और फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, और बेसिकली हमें एडिमा देखने मिलेगा, बायलैटरल पैडल एडिमा, या फिर बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तो इतना सा है एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में। तो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या होता है, तो इट इज द स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई इन किडनी। मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फेक्टिव इटियोलॉजी से होता है। अगर किसी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होगा, किडनी में इन्फेक्शन होगा 10 to 20 डेज से, तो उसकी वजह से ये सब सिम्टम्स देखने मिलेंगे, माइल्ड प्रोटीनयूरिया, हिमैचूरिया, हाइपरटेंशन, प्रोग्रेस करेंगे एडिमा में और ओलिगोयूरिया में, और इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। दूसरा चीज है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या देखने मिलता है, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम का अगर आगे का पार्ट हम देखेंगे तो वो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अंदर काफी लार्ज अमाउंट में प्रोटीन जो है वो यूरिन से बाहर एक्सक्रीट होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो प्रोटीन है वो यूरिन से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने मिलेंगे, सबसे पहला मैसिव प्रोटीन यूरिया, मैसिव प्रोटीन यूरिया। दूसरा हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, तो उसका यूरिन के तरफ से लॉस होने की वजह से डिक्रीज हो जाता है उसका, हम कह सकते हैं कि कम अमाउंट में ब्लड में पाया जाता है एल्ब्यूमिन, तो उसे हम कहेंगे हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। तीसरा है एडिमा, चौथा है हाइपरलिपिडेमिया, पांचवा है लिपिड यूरिया, और सिक्स है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, हाइपर कोएगुलेबिलिटी। तो एक एक करके देखेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, तो सबसे पहले एक कंडीशन होता है जिसके अंदर किडनी जो है वो यूरिन के थ्रू काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन एक्सक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन को एक्सक्रीट करते हैं। तो सबसे पहला चीज है जो क्लिनिकल फीचर देखने मिलता है वो है मैसिव प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन जो लॉस होता है वो ग्रेटर देन 3 grams पर 24 आवर्स होता है। कैसा होता है, 3 grams पर 24 आवर्स होता है। प्रोटीन लॉस में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हाई सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है और एक तो लो सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। तो जैसे कि काफी तरह के प्रोटीन्स बॉडी में पाए जाते हैं, तो हाईली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया एक होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स एल्ब्यूमिन के, क्या होता है, कुछ एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल है वही लॉस्ट होते हैं,
तो हाईली स्पेसिफिक होता है फॉर एल्बुमिन। सिर्फ एल्बुमिन जो है वही पास हो पाता है, तो उसे हम कहेंगे हाईली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। लेकिन लो सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया या फिर पुअरली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया में काफी लार्ज अमाउंट में जो भी प्रोटीन है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पुअरली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया। तो एक होता है हाई सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया जिसमें सिलेक्टिव प्रोटीन्स है, जैसे कि एग्जांपल में एल्बुमिन है, तो एल्बुमिन ही ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट किया जाता है। और दूसरा है पुअरली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया जिसमें काफी सारे प्रोटीन्स जो है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किए जाते हैं। दूसरा चीज हमें देखने मिलता है वो है हाइपो एल्बुमिनेमिया। इसमें क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज एल्बुमिन इन ब्लड में अगर हम देखेंगे तो एल्बुमिन का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो कैसे होता है, तो मैसिव प्रोटीन यूरिया की वजह से अगर हाईली सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो उसमें बहुत सारे अमाउंट में एल्बुमिन जो होता है वो एक्सक्रीट किया जाता है, उसकी वजह से एल्बुमिन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। तो ये भी हम दो तीन चीजों में देख सकते हैं। सबसे पहला ये देखने मिलता है यूरिनरी लॉस ऑफ एल्बुमिन, यूरिन से एल्बुमिन अगर लॉस होता है तो देखने मिलता है। दूसरा, अगर कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, रीनल का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो भी हमें डिक्रीज्ड एल्बुमिन देखने मिलेगा ब्लड में। और तीसरा, इनएडिक्वेट हिपेटिक सिंथेसिस, अगर लीवर में जो है सिंथेसिस नहीं हो पाएगा एल्बुमिन का तो भी हमें डिक्रीज्ड अमाउंट देखने मिलेगा एल्बुमिन का ब्लड के अंदर। तो हाइपो एल्बुमिनेमिया देखने मिलेगा यूरिनरी लॉस ऑफ एल्बुमिन में, इंक्रीज रीनल कैटाबॉलिज्म में और इनएडिक्वेट हिपेटिक सिंथेसिस ऑफ एल्बुमिन में। तीसरा चीज हमें देखने मिलेगा जो है एडिमा। एडिमा हमें देखने मिलेगा डिजीज के सीवियरिटी के हिसाब से, जैसा नेफ्रोटिक सिंड्रोम बढ़ते जाएगा यूरिन आउटपुट कम होते जाएगा और सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने की वजह से हमें एडिमा देखने को मिलेगा। सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने की वजह से हमें एडिमा देखने को मिलेगा। चौथा चीज है हाइपर लिपिडेमिया। हाइपर यानी कि इंक्रीज अमाउंट, लिपिड्स जो होते हैं वो इंक्रीज अमाउंट में मतलब लिपिड्स जो है वो ब्लड में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर उनका अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ऐसा क्यों होता है ये चीज अभी तक क्लियर आउट नहीं हुआ है, लेकिन काफी सारे स्टडीज में ऐसा पता चला है कि जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन का लॉस होता है, हैवी प्रोटीन लॉस होता है, तो लीवर के ऊपर क्या होता है, तो लीवर स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, लीवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रेशर पड़ता है और उसके वजह से ही वो लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जहां से हमें लिपिड फॉर्मेशन देखने मिलता है और लिपिड का अमाउंट जो है वो ब्लड में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो हाइपरलिपिडेमिया भी हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने मिलेगा, जो कि मोस्टली प्रोटीन लॉस की वजह से जब लीवर एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन डेवलप करने लगता है तो उसकी वजह से भी सिंथेसिस होता है लाइपोप्रोटीन का और हमें लिपिड्स फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। जब ज्यादा अमाउंट का लिपिड फॉर्मेशन होगा तो वो ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट भी किया जाएगा, तो यूरिन में हमें लिपिड का अमाउंट भी देखने को मिलता है। और लास्ट है हाइपरकोएगुबिलिटी। हाइपरकोएगुबिलिटी मतलब क्या होता है, तो कोएगुलेशन जो होता है यानी कि ब्लड जो है वो फटाक से क्लॉट हो जाना, वो अमाउंट बढ़ जाता है। हाइपरकोएगुबिलिटी यानी कि कोएगुलेशन जो होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, वो बहुत जल्दी होने लगता है। तो ये क्यों होता है, तो जब भी लॉस होता है एंटीथ्रोम्बिन का या फिर हाइपर फाइब्रिनोजेनिमिया होता है या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से हमें थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। तो कभी भी किडनी डिजीज में जब लॉस हो जाएगा एंटीथ्रोम्बिन का या फिर फाइब्रिनोजेन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा लीवर में
या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके वजह से आर्टेरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस देखने मिलेगा, रीनल थ्रोम्बोसिस देखने मिलेगा और पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? तो सबसे पहला, अगर यूरिन में काफी लार्ज अमाउंट में प्रोटीन एक्सक्रीट किया जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलेगा? तो क्लिनिकली हमें देखने मिलेगा कि मैसिव प्रोटीन यूरिया है, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया है, एडिमा है, हाइपर लिपिडेमिया, लिपिड यूरिया और हाइपर कोएगुबिलिटी। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो जो 6 सिंड्रोम है ग्लोमेरुलर डिजीज का, उसमें से नेफ्राइटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में हमने देखा। एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में भी हमने स्टडी किया है इसके पहले के लेक्चर में। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? तो एक्यूट रीनल फेलियर से ही पता चलता है। रीनल फेलियर यानी कि सडनली किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो उसे हम कहते हैं फेलियर। हाँ, तो एक्यूट यानी कि सडन ऑनसेट, रीनल यानी कि किडनी, और फेलियर यानी कि डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ किडनी। डिक्रीज इन फंक्शन को हम कहेंगे फेलियर, मतलब अपना काम किडनी ठीक से नहीं कर पाएगा तो उसे हम कहेंगे फेलियर। तो डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन। चौथा है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में भी हमने देखा था। क्रॉनिक रीनल फेलियर स्लो ऑनसेट रीनल फेलियर देखने मिलेगा। इसमें भी हमें प्रोटीन यूरिया, हिमैचूरिया, हाइपरटेंशन और एजोटेमिया देखने मिलेगा। एजोटेमिया यानी कि इंक्रीज इन क्रिएट एंड इंक्रीज इन BUN लेवल विथ यूरेमिक सिंड्रोम। यूरेमिक सिंड्रोम भी कुछ अमाउंट में देखने मिलेंगे। इसके बाद का टॉपिक है असिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया। तो ग्लोमेरुलर डिजीज में हमें कभी कभार असिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया भी देखने मिलता है, जिसका सिम्टम्स कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर यूरिन में देखेंगे तो प्रोटीन्स देखने मिलते हैं। तो वो उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले अनरिलेटेड टू रीनल डिजीज, रीनल डिजीज से रिलेटेड नहीं होता। तो सबसे पहला उसमें आता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड। एक्सरसाइज रहेगा तो एक्सट्रीम लॉर्डोसिस, कर्वेचर जो है स्पाइन का वो ठीक से नहीं होगा, ज्यादा लॉर्डोसिस होगा तो देखने मिलेगा। और ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया में भी हमें असिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। और अगर असिम्प्टोमेटिक है, प्रोटीन यूरिया देखने मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि धीरे धीरे ऑनसेट हो रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। इसके बाद असिम्प्टोमेटिक हिमैचूरिया। तो हिमैचूरिया यानी कि ब्लड जो है वो यूरिन में से बाहर जा रहा है लेकिन उसका कोई सिम्टम्स हमें नहीं पता चल रहा है। असिम्प्टोमेटिक हिमैचूरिया तो वो कब देखने मिलेगा? अगर डिजीज होगा ग्लोमेरुलस का, कोई भी डिजीज, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कुछ भी होगा ग्लोमेरुलस का, उसमें देखने मिलेगा। या फिर डिजीज रिलेटेड टू यूरेटर और ब्लैडर। यूरेटर और ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन, इन्फेक्शन होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है और यूरिन में ब्लीडिंग देखने को मिलता है। अगर असिम्प्टोमेटिक हिमैचूरिया है और ग्लोमेरुलस की वजह से है तो हमें यूरिन में क्या देखने मिलेगा? यूरिन में RBC का अमाउंट देखने मिलेगा, रेड ब्लड कास्ट देखने मिलेंगे और हीमोग्लोबिन भी देखने को मिलेगा अगर वो रहेगा डिजीज रिलेटेड टू ग्लोमेरुलस। तो जो 6 सिंड्रोम है ग्लोमेरुलर डिजीज का, वो एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, असिम्प्टोमेटिक हिमैचूरिया और असिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया। तो आज हमने ग्लोमेरुलर डिजीज के बारे में देखा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में कुछ पढ़ा और सिंड्रोम है ग्लोमेरुलर डिजीज का, उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है।